Good morning, students. Hope you are fine. Today we are continuing chapter 10, that is employment and unemployment. And first we'll tell you the meaning of jobless growth. Jobless growth combines two words, jobless and growth. दो वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स दे रहे हैं. एक तरफ तो ग्रोथ है, जीडीपी हमारी राइज हो रही है, कंट्री की ग्रोथ हो रही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी ऑपोजिट टर्म इसमें इसके साथ जॉइंट है, दैट इज़ जॉबलेस. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट देयर इज़ जीडीपी ग्रोथ, देयर इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट दैट इज़ जॉबलेस? इट मीन्स जॉब्स आर नॉट इंक्रीजिंग. सो द मीनिंग इज़ that we can increase the level of output in two ways. One, through greater employment or through better technology. If we increase the production through better technology, it means high-tech machines are used to increase production. There is certainly GDP growth, but not increase in employment. Unfortunately, Indian economy is experiencing GDP more through technology than the employment. जबकि इंडिया में कौन सी टेक्निक फॉलो होनी चाहिए? लेबर इंटेंसिव. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी जो MNCs का कंट्रोल है उनकी वजह से कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ की जा रही है बजाय लेबर इंटेंसिव के. द क्वेश्चन इज़ वाई आर वी रिलाइंग मोर on technology and less on employment? Our growth process is being increasingly hijacked by MNCs क्योंकि बहुत सारी MNCs मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंडर बहुत सारी MNCs हमारे कंट्री में प्रोडक्शन वर्क कर रही हैं. उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हमारे कंट्री में, लेकिन दे रिलाई ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, नॉट ऑन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग. एम्प्लॉयमेंट को कम से कम वो प्रेफर करते हैं, मैन पावर को कम एम्प्लॉय करते हैं और हाईटेक मशीन्स से, ताकि क्योंकि वो चीपर भी पड़ता है और क्वालिटी भी उसमें अच्छी होती है. तो क्योंकि उसमें स्पीडी प्रोडक्शन होता है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वो लोग कर सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इसलिए वो मैन पावर पर कम रिलाय करते हैं और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं. इसलिए इंडिया में टेक्नोलॉजी पर डिपेंड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली ये नहीं है. नेक्स्ट टर्म इज़ कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज़ कैजुअलाइजेशन. कैजुअल लेबर का बढ़ना, यही कैजुअलाइजेशन है. कैजुअल लेबर कौन होती है? जो टेम्परेरी वर्कर होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, डेली वेजेस के बेस पर जिनको एम्प्लॉय किया जाता है, जिनका वर्क अनसर्टेन होता है. आज उनको काम मिला है, कल की श्योरिटी नहीं है. जितनी ज़रूरत होती है फर्म्स को, फैक्ट्रीज़ को लेबर की कंस्ट्रक्शन के लिए जितनी ज़रूरत होती है हम उतने एम्प्लॉय कर लेते हैं, नहीं ज़रूरत होती तो नहीं करते. तो ये है कैजुअल लेबर. और जितना ज़्यादा कैजुअल लेबर्स का नंबर बढ़ता चला जाता है इन कंपेरिजन टू रेगुलर वर्कर्स, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज casualization. So, percentage of casually hired workers in total workforce has risen from 23% in 72-73 to 33% in 1999 to 2000, and continuously it is going to increase. So, 3.7% of employed persons were reported to be hired as contract workers in 2015-16. तो ये अलग अलग ईयर का हमारे पास डाटा है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कैजुअल लेबर्स का डाटा रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है. द वर्कफोर्स इज सफरिंग एन इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैजुअलाइजेशन. तो जो हमारी वर्कफोर्स कैजुअलाइजेशन को सफ़र कर रही है, टेम्परेरी वर्कर होने की वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इसका क्या लॉजिक है? फर्स्ट, द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स इज़ फाउंड इन रूरल एरियाज़. क्योंकि रूरल एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा पाई जाती है. पीपल वर्क ऑन देयर फार्म्स एंड फील्ड्स, not because everybody is gainfully employed,
not because everybody is contributing to output, but simply because many of them are not getting jobs. बहुत सारे लोग खाली हैं तो ज़बरदस्ती अपने फार्म पर उनको काम पर लगा दिया जाता है, but output is not increased by their contribution. They are employed on their farms only for namesake. सिर्फ नाम के लिए उनको एम्प्लॉय किया जाता है, बट वो डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड होते हैं. तो इसलिए दे आर कैजुअल वर्कर्स, उनको रेगुलर काम नहीं मिलता. अगर कहीं पर अचानक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कहीं अचानक ज़रूरत पड़ती है तो उनको हायर कर लिया जाता है. इसीलिए कैजुअलाइजेशन वर्कर्स का, क्योंकि वर्क फोर्स हमारी इतनी ज़्यादा है, लेबर फोर्स इतनी ज़्यादा है कि उनमें से सबको काम नहीं मिल पाता और कैजुअल वर्कर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है. सेकेंड टर्म है इनफॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्लासीफाइड कर सकते हैं फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट. ये भी टर्म्स मिलती जुलती हैं. फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, इसमें सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटरप्राइजेज और प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी आते हैं, विच हायर 10 और मोर वर्कर्स. दोज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर्स. तो जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं इनको जॉब सिक्योरिटी होती है, इनको बाकायदा लीव्स मिलती हैं, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, सभी सुविधाएं, फ्यूचर सिक्योरिटी की सभी सुविधाएं इनको मिलती हैं. लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में कोई काम की गारंटी नहीं होती है, कोई काम की श्योरिटी नहीं होती है, कोई फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं होती है. तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर में वर्क ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं. दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस ऑल्सो. ट्रेड यूनियंस के अगर उनके इंटरेस्ट कहीं पर वायलेट हो रहे हैं तो वो ट्रेड यूनियंस के थ्रू अपने इंटरेस्ट के लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं और दे आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉज. और जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, उनका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई उनको रेगुलर वर्क नहीं है और दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कैनॉट फॉर्म ट्रेड यूनियंस और रिमेन अनप्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज. Now we'll tell you the types of unemployment. So in rural sector and in urban sector, types of unemployment are different. So we can classify rural unemployment into disguised and seasonal unemployment, and urban unemployment is classified into industrial and educated unemployment. So first of all, we'll disguised unemployment. डिस्गाइज्ड मीन्स हिडन, छुपी हुई बेरोज़गारी, यानी कि फ्रंट में तो वो हमको काम करते दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में उनका प्रोडक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता. इन फ्रंट दे अपीयर टू बी वर्किंग, वो हमको दिखते हैं कि कुछ काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली अगर उनको काम से निकाल दिया जाए तो टोटल आउटपुट इज़ नॉट अफेक्टेड, आउटपुट पर कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ता. तो ऐसा क्यों होता है? ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है हमारे कंट्री में? ये कॉन्सेप्ट इंडिया में ज़्यादा है. ऐसा क्यों है? फर्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम. फार्मिंग फैमिलीज कंटिन्यू टू वर्क ऑन फैमिली लैंड, नो मैटर द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स फार एक्सीड्स द रिक्वायर्ड नंबर. तो जितने भी लोग रिक्वायर्ड होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा काम पर लगे हुए होते हैं, क्योंकि घर में जितने भी मेंबर होते हैं, पर्सन्स होते हैं, सबको वो उसी में एम्प्लॉय कर देते हैं. कोई सफाई कर रहा है, कोई छोटे मोटे काम कर रहा है, घास निकाल रहा है, लेकिन उनका प्रोडक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि और लोगों के लिए और जॉब्स ही नहीं है वहाँ पर अवेलेबल. तो मजबूरी उन सबको उस फार्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है. पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यूज टू श्रिंक विद द एक्सपेंशन ऑफ फैमिली साइज. और जॉइंट फैमिली साइज में डिपेंडेंट्स ज़्यादा हैं, अर्नर्स कम हैं, मेहनत करने वाले कम हैं. तो जितने ज़्यादा डिपेंडेंट्स होंगे पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी वो डिवाइड हो जाता है. तो इस तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अलावा अवेलेबल नहीं है कि अगर फार्म में जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको हटा दिया जाए तो वो किसी और काम में लग जाएं, लेकिन वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है. तो ये सब रीज़न है जिनकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेलिंग इन द रूरल सेक्टर. और अगर वो एक ही क्रॉप सिंगल क्रॉपिंग पर डिपेंडेंट है, इस तरह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी रूरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है.
सेक्टर में ही नहीं है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरे सेक्टर्स में भी हम कह सकते हैं, जैसे आइसक्रीम का सीज़न है या विंटर सीजन के से रिलेटेड जॉब्स हैं या समर सीजन से रिलेटेड जॉब्स हैं, तो इस तरीके से उन लोगों में भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम कहें सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में भी देखा जाता है, पब्लिक एंटरप्राइजेज में भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। कैसे कि पब्लिक सेक्टर्स में इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, हमने गवर्नमेंट के ऑफिसेज में देखे हैं, बहुत से लोग सारा दिन खाली बैठे रहते हैं, उतने लोगों की उनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ज़बरदस्ती उनको एम्प्लॉय करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के द्वारा, पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा उन लोगों को नौकरी ज़बरदस्ती दे दी जाती है, जॉब क्रिएट कर दी जाती है, बट एक्चुअली वर्क इज़ नॉट देयर, दे रिमेन आइडल फॉर द फुल टाइम। तो खाली बैठकर पूरी सैलरीज वो लोग लेते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज़ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। इन अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयड पीपल आर ऑफन रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो अर्बन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जिनमें अनएम्प्लॉयड लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और जैसे जैसे कहीं पर कोई जॉब क्रिएट होती है तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो अर्बन सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग है ये 2 टाइप्स का है, एक तो इंडस्ट्रियल और दूसरा एजुकेटेड। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ में लेबर के तौर पर काम करना चाहते हैं, उन लोगों की एक बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी भीड़ होती है, लेकिन सबको काम नहीं मिलता, इसलिए जो लोग काम लेने से वंचित रह जाते हैं वो लोग इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके रीजंस क्या हैं कि रैपिड राइज इन पॉपुलेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में सेटअप की जाती हैं। रूरल सेक्टर से जो माइग्रेट होकर अर्बन सेक्टर में आ जाते हैं जॉब की तलाश में, रूरल सेक्टर में वैसे ही काम की कमी है, तो यहाँ पर जो आ जाते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है जॉब मांगने वालों का, जॉब्स कम अवेलेबल होती हैं, तो जो भी लोग बिना काम के रह जाते हैं दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रियली अनएम्प्लॉयड। एंड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया आर रिलाइंग मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, और आजकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी पर रिलाय करने लगी हैं, क्योंकि लेबर के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, बिकॉज मैनुअल लेबर इज़ ऑलवेज फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो मशीन्स ज़्यादा ऑपरेट करना उनको इजी लगता है, वो चीपर पड़ती है टेक्नोलॉजी और कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन भी करती है। इस वजह से, इन रीजंस की वजह से इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। नेक्स्ट इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। In India, the problem of unemployment among the educated people is also very grave, very serious. It's a problem spread across all parts of the country and poses a serious threat to social peace and harmony. So what are the reasons behind it? क्यों educated unemployment इतना बढ़ता जा रहा है? First, on expansion of educational institutions like universities, colleges, schools, the number of educated people हैज़ सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड, क्योंकि इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ओपन किए हैं गवर्नमेंट ने, तो उनसे एवरी ईयर डिग्री पाने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सेकेंड, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़ नॉट जॉब ओरिएंटेड, इट इज़ टोटली डिग्री ओरिएंटेड। जो भी इंडिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। कितने भी साल बच्चे लगाते हैं +2 तक पढ़ने के बाद, फिर डिग्री कोर्सेज करते हैं, लेकिन उनमें कहीं भी किसी जॉब की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैज़ सिग्निफिकेंटली लैग्ड बिहाइंड द इंक्रीज़ ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स। और जो एजुकेटेड लेबर के लिए, एजुकेटेड पीपल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उतनी नहीं क्रिएट होती हैं जितनी एजुकेटेड पीपल का नंबर इंक्रीज होता है। इट मीन्स सप्लाई इज़ लेस देन इट्स डिमांड। Now we'll see common types of unemployment across rural and urban areas. One is open unemployment. Open unemployment occurs when a worker is willing to work and has the necessary ability to work, yet he does not get work. कि एक पर्सन के पास
एबिलिटी है, काम करने के लिए वो विलिंग है, बट स्टिल ही इज़ नॉट गेटिंग वर्क, ही रिमेन्स आइडल फॉर द फुल टाइम, दैट इज़ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. Second is structural unemployment. It occurs due to structural change in the economy. It is broadly of two types. One, change in technology, as a result of which old technocrats are no longer needed. जब टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है तो जो पुरानी टेक्निक्स को जानने वाले हैं उनके लिए काम ख़त्म हो जाता है and they remain unemployed. Next, change in pattern of demand, because of which certain industries are closed down and workers are thrown out. तो जब पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो जाता है तो नई डिमांड की चीज़ों की, कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, फैशन के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज हो जाती है और पुराने टाइप की चीज़ों को प्रोडक्शन करने वाले आउट ऑफ जॉब हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन in which a worker does not get a full-time job. He remains unemployed for some months in a year or some hours per day. For example, in one day there are 8 working hours for a normal man. 8 working hours हैं और अगर कोई व्यक्ति 4 घंटे काम कर रहा है और 4 घंटे खाली बैठा है, that is under employment. Under employment is also of two types, visible and invisible. What is visible underemployment? In this case, people work lesser than the standard hours of work in a day. For example, in India, a person normally works for 8 hours. If he finds job only for 4 hours a day, he will be deemed as visible underemployed. वो दिख रहा है कि 4 घंटे खाली बैठा है, that is visibly underemployed. And invisible, in this case, people work full time, पूरे 8 घंटे वो काम करते हैं, but that their income is not proportionate to their abilities. लेकिन उनकी जो qualification है उसके according उनको salary नहीं मिलती है. For example, a degree holder, MA degree holder person is working as a peon, then it is called invisible underemployed. Next is frictional unemployment. It occurs due to imperfections in the mobility of labor across different occupations. कि जब व्यक्ति ऑक्यूपेशन चेंज करते हैं, कोई काम उन्होंने चेंज किया है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया है, तो उसके बीच में कई बार कुछ टाइम को खाली रहना पड़ता है, तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. इट अकर्स ओइंग टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी. फेसेस ऑफ बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी आर द टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी. कई बार हम देखते हैं मार्केट में बहुत बूम होता है, बहुत तेज़ी होती है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत अच्छा मार्केट बूम पर होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिसेशन, डिमांड लेवल लो होना शुरू हो जाता है. अचानक इस तरह के ये साइकिल में चलता है, ये एक चक्र चलता रहता है. फिर डिप्रेशन आ जाता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है और फिर रिकवरी की स्टेज आती है. तो इसमें भी बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है. नाउ विल सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. देयर आर मैनी रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जस्ट लाइक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड एंड इन रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी स्लो. स्लो ग्रोथ रेट fails to generate enough employment opportunities for the rising labor force. जितनी लेबर फोर्स है, अगर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी तो वो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पाएगी. सेकेंड, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ऑलरेडी यू आर टोल्ड दैट रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. सो it's a great problem, great cause for the unemployment. Despite the completion of 12 5-year plans, the size of unemployment has continued to scale up. Next is agriculture, a seasonal occupation. Agriculture is underdeveloped in India and so offers seasonal unemployment. No doubt, it's the primary occupation of our country and a large size of population depends upon it, but its seasonal character does not provide stable jobs to the farmers. Lack of irrigation facilities. Despite decades of planning, irrigation facilities continues to be scant short, not according to demand. It's covering only 44% of agriculture area.
Next, joint family system. It's also explained to you. It encourages disguised unemployment. In joint families, there is a high tendency to survive on joint income, and many people remain unemployed and they have the habit to be dependent on others. Next, decay of cottage and small industries. Decay of cottage and small industries during the British regime has given a big blow to the potential of self-employment in India. हमारे cottage और small industries को British government ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसकी वजह से भी बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग खाली हो गए थे. नेक्स्ट, लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. देयर इज स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल एंड इवन द स्कार्स कैपिटल हैज़ नॉट बीन ऑप्टिमली यूज्ड टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट. हमारे यहाँ कैपिटल की कमी है और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए जो भी कैपिटल है उसको यूज़ नहीं किया गया. बल्क ऑफ द कैपिटल हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में उनको इन्वेस्ट किया गया जहां पर हाई कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर है. एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सिग्निफिकेंटली लो. तो लेबर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो पर यूनिट ऑफ कैपिटल बहुत कम है. लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, कि अगर लेबर की दूसरे प्लेस पर कहीं पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़